देखिए मानक जी, आपने इस मंथन की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी से की, लेकिन उसके बाद भी सारा आरोप आप पर ही लगा दिया कि मीडिया ही दोषी है, जबकि सच ये है कि शुरुआत आपसे की है, आपको पूरा समय दिया है। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने कहा कि प्रभु राम की आज रामनवमी पर सबको बधाई है। हमने स्लोगन दिया था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो लोग जो राम को काल्पनिक मानते थे, वो लोग जो प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाते थे, वो लोग जो राम भक्तों के हत्यारों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, वो आज रामनवमी की बधाई दे रहे हैं। क्या ये मेरा देश नहीं बदल रहा है? देखिए सच ये है कि रामनवमी की बधाई तो दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी लगता है कि इस राम नाम की लूट में हम भी शामिल हो जाएं, राम भरोसे हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। राम नाम की लूट में ये भी शामिल हो जाए। राम नाम की लूट कौन कर रहा है? देखिए, ये तो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि राम नाम का इतना प्रभाव है और 500 वर्षों ये आरोप तो आप पर लगता है। राम नाम की लूट आप करते हैं? ना, हम तो राम नाम जपने का काम करते हैं और राम नाम जप करके नहीं, पराया माल नहीं। आप निश्चिंत रहिए, पराया माल जिन्होंने दबा कर रखा था ना, वो ईडी, सीबीआई और इस समय इनकम टैक्स खोद कर निकाल रहा है। अब बिल्कुल निकालेगा, गड्डियां निकलनी चाहिए। इतनी गड्डियां देश ने पहली बार देखी है। इतने करोड़ों रुपए कि मशीनें गिन ना पाए। इतना पैसा जो गरीबों की जनता की गाड़ी कमाई का था, जो बटोर करके रखा था पराया माल ना, वो निकलना ही चाहिए। और वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो कहा था, वो करके दिखाया है। देखिए, कई सारे मुद्दे उठाए आलोक जी ने, मैं एक एक करके सारे मुद्दों का जवाब दूं। और उससे पहले देश की जनता को आपके माध्यम से बधाई दूं कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम प्रतिष्ठापित हुए हैं और आज रामनवमी में सूर्य अभिषेक कर रहा है उनके मस्तक का, ललाट का। यह दिव्य दृश्य देख करके हमारी पीढ़ी धन्य है कि प्रभु राम के मंदिर का इस प्रकार का दृश्य आज नरेंद्र मोदी जी के कारण हमको देखने को मिला है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कई सारे सवाल उठाए आलोक जी ने, कई सारे सवाल उठाए, लेकिन ये सारे सवाल जब प्रथम चरण में, जब बिल्कुल बात समाप्त हो रहा है प्रचार, तब उसकी पूर्व संध्या पर अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर के साथ आए। ये तो रामनवमी पर क्यों आए? नहीं, मैंने इसलिए कहा ना कि रामनवमी के नाते नहीं आए। ये तो आए इसलिए क्योंकि पहला चरण समाप्त हो रहा है और अब तक साथ नहीं आ पाए। तो अब तक जब पहला चरण समाप्ति तक साथ नहीं आ पाए, जब नेता को साथ आने में इतने दिन लग गए, तो बूथ पर कार्यकर्ता कहां साथ आ पाएगा? ये गठबंधन किस प्रकार का है, ये इसकी प्रामाणिकता इसी से दिखाई पड़ रही है कि पहला चरण समाप्त होने जा रहा है और तब राहुल जी और अखिलेश जी साथ आए। ये साथ आए क्यों हैं? सच बात यह है कि घबराहट इतनी है कि खाता नहीं खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में। खाता भी नहीं खुलेगा? बिल्कुल नहीं, 80 की 80 बिल्कुल नहीं खुलेगा। 80 की 80, और ये 80 की 80 यूं ही नहीं कह रहे हैं। और लोकसभा में पूरे देश में सारी 543 पूरी। प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, वो बहुत सोच समझकर कैलकुलेट करके कहते हैं, और मोदी जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी होती है, और मोदी की गारंटी पर देश की जनता का भरोसा है, क्योंकि मोदी ने जो जो कहा है वो करके दिखाया है। कहा था ना अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हटाकर दिखा दिया। कहा था ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बनाकर दिखा दिया। एक सेकंड, आपने कहा 80 की 80, वो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन आपका 370 और 400 वाला जो है, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता मिलते हैं मैं अक्सर उनसे पूछता हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा। अब आप सिर्फ यूपी के प्रवक्ता, यूपी के नेता नहीं है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। जरा मुझे बताइए 400 कैसे हो रही है, गिनवाइए जरा मुझे। नहीं, देखिए 400 पूरे देश, सीटें कहां आ रही हैं पूरे देश में, और आज नहीं, राज्यवार बताइए। इस बात को मैं पूरे राज्यवार बताइए, मैं गिनूंगा। पूरे 400 बताइए कहां से आ रही है। आप गिन लीजिए। आलोक जी का आरोप यह है आपने माइंड गेम खेला ऐसा पूरे देश के साथ, कोई मीडिया भी उसमें उलझ गया, और कोई ये नहीं पूछ रहा बहुमत आएगा नहीं आएगा, सब कह रहे हैं 400 आएंगी। देखिए, जब हमने 2014 में 272 प्लस कहा था ना, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के डिबेट थी कि क्या 272 प्लस का नारा हम साकार कर पाएंगे, लेकिन हमने साकार करके दिखाया। हम 280 से ज्यादा सीटें लेकर के आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने 300 के पार जाने का नारा लिया ना, तो भी विपक्ष ने इस बात को कहा था कि कैसे आएगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हम हारे थे। देश में एक माहौल बनाया जा रहा था। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत सारी समस्याएं मान लिया। अब 400 बताइए मुझे कहां से आएंगी। यूपी की 80 गिन ली मैंने, चलिए मान लिया मैंने 80 गिन ली, और आइए आगे। अब देखिए, हम उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा भी हरा रहे हैं। ये बात नोट एक सीट गेन हुई वहां पर आपको, हम बता दे रहे हैं। राजस्थान में हम सारी सीटें जीत रहे हैं, पहले भी थी। हम हिमाचल में सारी सीटें जीत रहे हैं, हम उत्तराखंड में सारी सीटें पहले भी थी, हम दिल्ली में सारी सीटें भी पहले भी थी। ये वो ट्रैक रिकॉर्ड है जहां हम सारी की सारी जीत रहे हैं। और इस बार आपको बड़ा क्रांतिकारी बदलाव दक्षिण भारत में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पहली बार केरल में अपनी एक शानदार उपस्थिति दिखाने जा रही है। कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी में, देखिए मैं एक एक करके मैं कह रहा हूं, आप राज्यवार देख लीजिए। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उपस्थिति ही नहीं, सीटों के रूप में वहां दिखाई जा रही है। आपने 370 कहा है बीजेपी के लिए, 303 है अभी। 67 सीटें कहां से आएंगी मुझे ये बताइए। नहीं, हर राज्य में बढ़ रही हैं। किसी राज्य में कहीं घट रही हो तो बताइए। हर राज्य में बढ़ रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश से उदाहरण दिया था, उत्तर प्रदेश में 64 सीटें थी हमारे पास, हम 64 में हम 80
की बात कर रहे हैं। 16 बढ़ गई, तो चलिए। 16 सीटें तो हमने यहीं से ओके, बढ़ा दी हैं। और हर राज्य में सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिलती हुई दिखाई देंगी। कितनी बढ़ेंगी? आपको उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलते हुए दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी आज दक्षिण भारत के सभी राज्यों में और पूरा पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पक्षीय लहर बह रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल देश से अरे वहां तो सारी जीत चुके हैं आप। नॉर्थ ईस्ट में पहले ही आपका प्रभाव पूरा है, नहीं, इसीलिए वहां क्या गेन करेंगे? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि पूरे देश में और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया अकेले दिखा रही है, वरना कई राज्यों से तो कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला ओके, है। आलोक तो देश की शर्मा, सबसे बड़ी- बोलिए। देखिए मेरे सामने भावनात्मक मुद्दों पर आप नहीं, जीतते हैं। बिल्कुल भावनात्मक हाँ। मुद्दे नहीं, फैक्ट्स की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बैठे हैं और देख रहे हैं दर्शक। देश जानता है कि कैसे देश के आपातकाल थोप करके 42वां संविधान का संशोधन किया गया और संविधान की आत्मा, प्रियम्बल, उद्देशिका, उसके भीतर परिवर्तन करने का काम किया। संविधान तो छोड़िए, संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का पाप अगर किसी ने किया था तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। संविधान के संशोधन जो विधिक तरीके से होते हैं, जो पार्लियामेंट करती है, जिसको पार्लियामेंट को अख्तियार है, जो 100 से ज्यादा बार हो चुके हैं, ये जानबूझ करके इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके भ्रम से कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। नहीं, राकेश सारे भाई, देश, आपके आप सारे देश के लेवल को सेंटेंस बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा एक मत करिए। सेंटेंस, केवल मैं एक बिल्कुल नहीं सेंटेंस। बोलता आपके भाई, बीच हम में। तो ये भ्रमित तरीका कर रहे ठीक हैं। नहीं है। मैं- हम तो अरे भाई, भ्रमित- आप सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। 10 सेकंड दे दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत टाइम है, 10 सेकंड। हम तो भ्रमित कर रहे हैं और आपके जो 4 कैंडिडेट मंच से कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के संविधान के भीतर संशोधन विधिक प्रक्रिया से भारत की पार्लियामेंट करती रही है। 100 से ज्यादा संविधान के संशोधन हुए हैं और आपने तो भारत के प्रियम्बल में संशोधन किया, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं। जाकर के पढ़िए ना संविधान की आत्मा में संशोधन करने का पाप आप करते हैं। चलिए आगे और, चलिए। और आप सोचते हैं क्या देश के जनता का आईक्यू लेवल राहुल गांधी जैसा है क्या? जैसा आप समझा देंगे वैसा सब लोग मान लेंगे? अरे देश की जनता पढ़ी लिखी है, उसकी चिति पर किसी प्रकार का सवाल मत उठाइए। ये देश राहुल गांधी नहीं है, ये देश विवेकानंद का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश अपने विचारों को आगे लेकर के चलने वाला है। राहुल गांधी का भी है, ऐसे मत बोलिए। राहुल गांधी का नहीं है, राहुल का भी है। नहीं, राहुल गांधी का कितना है? नहीं, ऐसे मत, ऐसे ये मत कहिए कि इनका है और इनका नहीं है। ये राहुल गांधी देश सबका है राकेश त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सबका हो, सब देश के लिए अपनी भावना रखें। लेकिन जब रात अंधेरे छुप छुप करके देश के विरोधियों के साथ आप संवाद करेंगे तो सवाल जरूर मैं इसीलिए कह रहा हूं, भावनात्मक मुद्दों पर ही क्यों देश को हमेशा ले जाते हैं चुनाव के समय? भावनात्मक देश हमारे साथ भावना जुड़ी है, क्यों नहीं भावनात्मक मुद्दे लेकर के जाएंगे? क्या देश के लिए हमारे भाव नहीं होंगे? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपका प्यार नहीं है ना भारत के प्रति? आपके मन में भारत के प्रति भाव होता तो ये इस आप तरह के सवाल नहीं, ये आप गलत कहते हैं। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि विपक्षियों का देश के प्रति प्यार नहीं है, ये देशद्रोही हैं, हम देशभक्त हैं, यही आप गड़बड़ करते हैं। फिर आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। अरे आप चुनाव जीतिए, मुद्दों पर उनको घेरिए, लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सर्टिफिकेट पर बात सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। देश को सशक्त करने का जब प्रयास होता है तब सवाल खड़े करते हैं। देश की सेना पर सवाल कौन खड़े करता है? देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहने का काम कौन करता है? देश की एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कौन पूछने का काम करता है? देश के विरोधियों के साथ ऐसे स्वर में स्वर मिलाने का काम कौन करता है? क्या यह देश इन स्वरों को पहचानता नहीं है कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते जब भारत का विरोध करने लगती है तो निश्चित तौर पर हमको सवाल खड़े ये तो आप इसका मतलब आप अपनी मर्जी से 400 370 बोल देते हैं। आपके गठबंधन के सहयोगी फंस गए बेचारे। बिल्कुल मर्जी से नहीं बोला, टारगेट है ये। बिल्कुल मर्जी से नहीं बोला। एक सीट का कैलकुलेशन करके कहा है, जनता के भीतर से आ रही आवाज के आधार पर कहा है, और हमने ट्रैक रिकॉर्ड बता करके कहा है कि 272 प्लस कहा था, 282-83 लेकर के आए। हमने 300 पार कहा था, 303 लेकर के आए, और 400 पार कहा है तो टंके की चोट पर 400 आप अपनी कन्वीनियंस से गिनाते हैं। आपने यूपी में कितना कहा था जरा बताइए मुझे, कर्नाटक में कितना कहा था मुझे बताइए, हिमाचल में कितना कहा था बताइए, तेलंगाना में कितना कहा था हमने जो कहा है हमने लगभग उतना पूरा किया है। हमने कहा था ना मध्य प्रदेश जीतेंगे, हम जीत कर दिखाए। हमने कहा था छत्तीसगढ़ जीतेंगे, जीत करके दिखाया। हमने कहा था राजस्थान जीतेंगे, जीत करके दिखाया। हमने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। आपने तो 500 कहा था, 400 भी होंगी, 400 भी होंगी, आप चिंता मत करिए। 400 भी होगी, बिल्कुल होगी। पता नहीं क्या रिश्तेदारी है। राकेश त्रिपाठी, आपने इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी इतनी गिरा दी है, इसीलिए ईवीएम पर भी सवाल उठता है। देखिए, सच बात यह है कि कुछ बातों को लेकर के अफवाह फैलाने में कांग्रेस पार्टी बहुत माहिर है, हर तरह का प्रयास करती है, झूठ
फैलाने का भी प्रयास किया कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा बचाने का काम कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भ्रष्टाचारी किसी स्थिति में बख्शा नहीं जा सकता है। आपने उदाहरण दिया कि आपने कहा कि एजेंसियों ने जांच बंद कर दी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, आरुषि मर्डर केस सबको ध्यान में है कि कैसे आरुषि मर्डर केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का काम सीबीआई ने किया था, लेकिन क्या कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, उसको चार्जशीट के रूप में मान लिया? इस देश की न्यायपालिका पर आपका भरोसा नहीं है। आप देश की संस्थाओं पर अगर आरोप लगा रहे हैं कि देश की संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है, तो देश की न्यायपालिका पर भी आपका भरोसा नहीं है। देश की न्यायपालिका से तमाम निर्णय आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कार्रवाइयों से हड़कंप मचा है विरोधियों में, विपक्षियों में, क्योंकि अपनी सत्ता के समय में जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर रखने का काम आपने किया था। करोड़ों करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त करने का काम किया। राकेश एक सेकंड, आपको भी पता है ईडी सीबीआई 99.9% केसेस में विपक्षी दलों के यहां क्यों जाती है? नहीं, ये भी आपकी गलत। पार्टी में, आपके गठबंधन में सारे दूध के धुले हैं। नहीं, ये भी गलत एक नेता बेईमान नहीं। नहीं, ये भी गलत है। देखिए, कुल जितनी कार्रवाइयां अब तक ईडी ने की है, उसमें केवल 3% कार्रवाई ऐसी है जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, लेकिन एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। में 99.9% विपक्षी हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब सारे बेईमान कांग्रेसी ही हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है ना? कि आपके पूरे मंथन में आज विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का उठाया है, और सच बात यह है कि बेल बॉन्ड भर करके जमानत पर रिहा लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को ये वैसे ही उठा रहे हैं जैसे राफेल को लेकर के उठाया था और चौकीदार चोर है कहा था। लेकिन क्या हुआ था? राफेल करते करते राहुल हो गए फेल। और हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर भी ये वैसे ही मुंह की खाएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी प्रकार की कोई खामी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। एक व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। अच्छा, एक मिनट, तो वही जवाब दे दीजिए जो मैंने अभी बृजमोहन जी से पूछा था। जिस कंपनी पर, उद्योगपति पर केस चल रहे हो सरकारी एजेंसियों के, सरकार चलाने वाली रूलिंग पार्टी को उससे चंदा लेना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक किसी के बारे में जांच चल रही हो, तो भारत का संविधान, भारत के तहत बने हुए कानून ये कहते हैं कि जांच से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। जांच के दौरान चंदा ले सकते हैं? बिल्कुल लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है जांच रोक भी देना चाहिए। बात समझिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर जांच के बाद वो निर्दोष साबित हो गया तो क्या करेंगे? और कन्विक्ट हो गया तो? निश्चित तौर पर आरोप तो यही है कि जांच के दौरान पैसा लेकर जांच मारने दे सकती है। क्या इसके आधार पर क्या उसको किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन मिला है? क्या इसके आधार पर किसी जांच एजेंसी ने जांच रुक गई है? इसकी जांच कौन करेगा? किसकी भी जांच होगी? कौन करेगा? जैसे जांच उसकी हो रही थी कंपनी की, वैसे ही आरोप की भी जांच होगी, और आखिरकार हुई ना इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। आई ना बातें बहुत